हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 2003 में नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस के कुछ साइंटिस्टों ने ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि जब कोई स्टार एक्सप्लोड होता है ना, तब वो 5.6 into 10 raised to the power of 19 सालों तक गैमा रेडिएशंस फेंक सकता है। और ऐसा ही एक इवेंट जिम्मेदार है दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मैस एक्सटिंक्शन के लिए। मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन की, जिसमें दुनिया में मौजूद 65% जीव विलुप्त हो गए थे। लेकिन बात ये है ना कि ये मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ। वेल यारो, इसीलिए क्योंकि रिसेंटली नासा ने ये दावा किया है कि 2022 में बीटल जूस नाम का एक स्टार, जो हमसे बस 5.2 into 10 raised to the power of 15 किलोमीटर की ही दूरी पे है, उस सितारे के साथ भी कुछ ऐसा ही एक्सप्लोजन होने वाला है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा भी अंत नजदीक है? वेल वैसे तो एक स्टार जब एक्सप्लोड होता है तो उसके कई सारे आउटकम्स हो सकते हैं, जिसमें से एक ये है कि वो बस एक छोटा सा नोवा एक्सप्लोजन हो या फिर वो एक मैसिव ब्लैक होल बन जाए। तो अगर इस एक्सप्लोजन के साथ फेवरेबल आउटकम नहीं आया तो क्या इसका ये मतलब है हमारे बचने की कोई भी उम्मीद नहीं होगी? वेल अब ये जानने के लिए हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, क्योंकि ये स्टार हमसे 550 लाइट ईयर्स दूर है और ये एक्सप्लोजन हमें अगले साल दिखने वाला है। मतलब ये है कि ये एक्सप्लोजन 5 सदियों पहले ही हो चुका है और हम ऑलरेडी बहुत ही लेट हो चुके हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो अब करें तो क्या करें? वेल फ्रेंड्स, इन्हीं कुछ सवालों के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जिसका टाइटल है दिस स्टार एक्सप्लोजन विल बी सीन इन 2022, कैन वी सर्वाइव इट? साल 2003 में नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस के कुछ साइंटिस्टों ने एक एटमॉस्फेरिक मॉडल के जरिए ये प्रूव करके दिखाया था कि एक स्टार के एक्सप्लोजन से निकलने वाले गैमा रेडिएशंस कैसे बस सिर्फ 10 सेकंड में ही हमारे अर्थ के 50% से भी ज्यादा ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उनका ये कहना था कि अब तक का दूसरा सबसे बड़ा मैस एक्सटिंक्शन आफ्टर चिक्सुलप एस्टेरॉइड ऑफ कोर्स, जिसने डायनासोर को मारा था, वो असल में ऐसे ही किसी दूर दराज के स्टार के फटने से हुआ था, जहां उनकी इस रिसर्च के अनुसार 450 मिलियन साल पहले ऑर्डोविशियन एरा के अंत में, जब ज्यादातर समुद्री जीव ही रहा करते थे जो फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टन्स खा के जिंदा रहते थे, तब एक बहुत ही खतरनाक स्टार एक्सप्लोजन हुआ और उससे जनरेट हुए गैमा रेडिएशंस की वजह से सबसे पहले तो आधी ओजोन लेयर ही डिस्ट्रॉय हो गई और इस वजह से सतह पर तैरने वाले प्लैंक्टन्स अपने आप को फ्राई होने से नहीं रोक पाए, जिसके बाद पूरी एक्वेटिक फूड चेन ही बॉटम से कोलैप्स हो गई और समुद्र के 65% जीव विलुप्त हो गए। वैसे तो हमने सीखा है कि रात गई सो बात गई, पर मुझे जो डर सता रहा है ना, वो ये है कि नासा ने अभी रिसेंटली ये दावा किया है कि 2022 में हमारे साथ भी एक ऐसा सिमिलर इंसिडेंट होने वाला है, जैसा ऑर्डोविशियन जीवों के साथ हुआ था, वैसे ही एक स्टार का एक्सप्लोजन होगा और उससे हमारी मौत हो सकती है। लेकिन एक मिनट, नासा को आखिर ये सब कैसे पता चलता है कि किस स्टार के एक्सप्लोजन से हमें कितना और कैसे फर्क पड़ेगा? वेल ये सब कुछ जाना जा सकता है सिमुलेटेड यूनिवर्स टेक्नोलॉजी से, जहां मशीन लर्निंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और एस्ट्रोफिजिक्स के थ्रू हम एक स्टार के अंत से लेकर यूनिवर्स के जन्म तक सब कुछ देख सकते हैं और पॉसिबिलिटीज भी है कि इसके थ्रू हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की मिस्ट्रीज को भी सॉल्व कर लें। अब आप पूछोगे कि डेटा साइंस का एस्ट्रोनॉमी में क्या यूज है? तो यार देखो, 2007 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट केविन स्केविंस्की को 9 लाख गैलेक्सीज के पिक्स दिए गए थे और उन्हें हर किसी को देख के ये नोट करना था कि कौन सी गैलेक्सी स्फेरिकल शेप की है और कौन सी एलिप्टिकल और कौन सी स्पिन कर रही है। अब आप मानोगे नहीं, इतने सारे फोटोज देखने में उन्हें 7 साल लग गए थे। और वहीं पे जब ये प्रोसेस आज के जमाने में कंप्यूटर को डेटा साइंस यानी डेटा को मैनेज करना और उसमें से रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डेटा निकालना, उसके थ्रू ये करने को कहा गया, तो उसने वही सेम प्रोसेस जिसके लिए 7 साल लग गए थे को 1 दिन में कर दिया। अब आप बोलोगे कि ये फील्ड इतना आगे है तो इसमें कितने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगे, पर अफसोस ये टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हो पाई है क्योंकि इन फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद प्रोफेशनल्स की कमी है। लेकिन अगर हम स्टैट्स की माने तो 2026 तक मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और एआई जैसी फील्ड्स में 11 मिलियन जॉब्स जनरेट होने वाले और सिर्फ डेटा साइंस की फील्ड में 2019 से लेकर अब तक 46% हायरिंग बढ़ चुकी है। तो भी क्यों इन फील्ड्स को नॉर्मल स्कूल्स
कॉलेजेस में प्रमोट नहीं किया जाता। और अगर ये कोर्सेज हमें करने भी हो, इसमें इंटरेस्ट है, तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ता है जहाँ फीस और परसेंटेजेस दोनों हाई होते हैं। सो ऐसे में एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करे? वेल, इसका सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल हो गया है, अपग्रेड पे आ जाओ। यहाँ पर आप मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, IIT बॉम्बे, लिवरपूल जॉन मूर्स यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से कोर्सेज कर सकते हो। इधर आपके लेक्चर्स इन यूनिवर्सिटीज के लीडिंग फैकल्टीज और इंडस्ट्री लीडर्स लेंगे, और यहाँ आउटडेटेड सिलेबस नहीं बल्कि इंडस्ट्री रेडी करिकुलम होता है जो आपको वो इंफॉर्मेशन देगा विच इज करंटली नेसेसरी फॉर योर फील्ड प्रैक्टिकली। नाउ आई नो कि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैं ऑलरेडी 27-28 का हूं और 3 साल की डिग्री खत्म होते होते मैं 30 का हो जाऊंगा। बट इट डजंट मैटर कि आप डिग्री करो या ना करो, 3 साल बाद आप वैसे भी 30 के होने ही वाले हो। सो इजंट इट बेटर कि आप डिग्री करके ही 30 के हो जाओ? इनफैक्ट अपग्रेड का बेस्ट पार्ट है ही ये कि आप ये सारे कोर्सेज आराम से अपने कन्वीनियंस से घर पे बैठे बैठे या जॉब करते करते भी कर सकते हो। तो किस बात का इंतजार? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपग्रेड की सारी डिटेल्स मैंने दे दी है, गो एंड चेक इट आउट। और वो कैसे हो सकता है ये अगर आपको समझना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर एक स्टार एक्सप्लोड ही क्यों होता है और उसके फटने के बाद क्या होता है। तो देखो फ्रेंड्स, स्टार्स काफी हेवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से उनकी ग्रेविटी किसी भी प्लैनेट या मून के मुकाबले कई 100 गुना ज्यादा होती है। ये ग्रेविटी स्टार के अंदर मौजूद सारे मैटर को सेंटर की ओर खींच रही होती है, जिससे उनके बीच न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं। ये रिएक्शंस इतनी हीट और लाइट एनर्जी क्रिएट करते हैं कि मैटर के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं और ग्रेविटी के अगेंस्ट एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है। इसको अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो बस इतना समझ लो कि ग्रेविटी सब कुछ अंदर की तरफ ढकेल रही है और प्रेशर सब कुछ बाहर की तरफ पुश कर रहा है, और ये मुकाबला दोनों फोर्सेस के बीच में चलता रहता है और स्टार नतीजन स्टेबल रहता है। तो अभी के लिए जैसे हमारा सन जो सितारा है वो स्टेबल है क्योंकि दोनों फोर्सेस बैलेंस में चल रहे हैं। बट ये मुकाबला तब तक ही चलते रहेगा जब तक उस स्टार का ज्यादातर फ्यूल खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शंस बंद होने लगेंगे, लेकिन ग्रेविटी तो खींचती ही रहेगी और इस वजह से ग्रेविटी जीत जाती है ये लड़ाई, और इससे स्टार के सतह का सारा मैटर ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से अपने ही कोर से जा टकराता है और बाउंस बैक करता है। इससे इतने इंटेंसिव शॉकवेव्स जनरेट होते हैं कि उस स्टार का ज्यादातर मैटर और एनर्जी दूर दूर तक फेंका जाता है, जो अगर आस पड़ोस के स्पेस ऑब्जेक्ट से टकराया तो उस ऑब्जेक्ट की मौत निश्चित हो जाएगी। इस पूरे घटना के दौरान इतने इंटेंसिव लाइट फ्लैशेस निकलते हैं जैसे स्पेस के अंधेरे में कोई हम पर फ्लैश मार रहा हो। पर यह सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता, क्योंकि एक स्टार जब मरता है तो उसके मास के अनुसार अलग अलग आउटकम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे सन जितना मैसिव स्टार अगर ब्लास्ट होगा तो उसके सरफेस का बस थोड़ा सा ही मैटर और एनर्जी बाहर फेंका जाएगा, और इसे हम एक सिंपल सा नोवा एक्सप्लोजन कहते हैं, जो दूर दराज के स्पेस ऑब्जेक्ट्स को खास हार्म नहीं करता, और इसमें उस स्टार का जो हिस्सा इंटैक्ट रहता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठंडा होके अपनी चमक खोने लगता है और स्पेस के अंधेरे में जैसे गायब हो जाता है। इसे बाय द वे हम व्हाइट ड्वार्फ भी बोलते हैं, जो अपनी एनर्जी लूज करने के बाद, अपना ग्लो लूज करने के बाद ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। पर हर स्टार इतनी शांत मौत नहीं मरता। कुछ स्टार्स जो अपने सूरज से 5 से 20 गुना ज्यादा मैसिव होते हैं, उनका स्वैग थोड़ा सा अलग होता है। इनमें होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन, यानी नोवा एक्सप्लोजन लेकिन एक बड़े स्केल पे। ऐसे एक्सप्लोजन की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि स्टार लाइट की 1/5 स्पीड से स्पिन करने लगता है, जिससे उसका ऑलमोस्ट सारा मैटर और एनर्जी रेडिएशंस के रूप में स्टार के दोनों पोल्स की तरफ से बाहर फेंके जाते हैं, और जो पीछे बच जाता है वो होता है सिर्फ एक 20 से 25 किलोमीटर डायमीटर वाला न्यूट्रॉन से बना कोर, जिसे हम कहते हैं अ न्यूट्रॉन स्टार। इससे निकलने वाले रेडिएशंस इतने ताकतवर होते हैं कि तकरीबन 6000 लाइट ईयर्स यानी कि 5.6 × 10⁻16 किलोमीटर तक इनके रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देते हैं। वेल, डरा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर ये सुनकर आपकी फटी पड़ी तो बरोबर है, फटनी भी चाहिए, क्योंकि अगला आउटकम सुनने के बाद आपकी फटाफट फ्राई होने वाली है। So let's not waste any time and listen. तीसरे आउटकम उन स्टार्स में देखने को मिलता है जिनका मास 5 से 10 डजन सूरजों जितना होता है। ऐसे स्टार्स जब फटते हैं तो होता है एक हाइपरनोवा एक्सप्लोजन, यानी नोवा के दादाजी। इस एक्सप्लोजन की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि स्टार का पूरा मैटर और एनर्जी बाहर फेंका जाता है, और जो पीछे रह जाता है वो रह जाता है एक सिंपल सा काला एम्प्टी वॉइड, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। और ब्लैक होल्स कितनी तबाही मचा सकते हैं वो तो आप सभी जानते ही हो यार। ये इतने पावरफुल होते हैं कि लाइट तक इनके सामने टिक नहीं पाती, इनके ग्रेविटी को एस्केप नहीं कर पाती। पर यार
2022 में इन तीनों आउटकम्स में से हमें कौन सा आउटकम देखने मिलने वाला है और इसका हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो भाई लोग देखो, कभी कभी सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स ग्रेविटी के जीतने से नहीं बल्कि प्रेशर के जीतने से भी हो सकते हैं, पर ये काफी रेयर फिनोमिनन है और सिर्फ बाइनरी स्टार सिस्टम्स या मैं यूं कहूं कि लैला मजनू जैसे साथ घूमने वाले कपल्ड स्टार्स में ही होता है। इसमें लैला स्टार मजनू स्टार को धीरे धीरे खा रही होती है अपने भस में फंसा के, जिसकी वजह से लैला के अंदर उम्मीद से दुगने न्यूक्लियर रिएक्शंस होने लगते हैं और उसका प्रेशर बढ़ने लगता है और फिर आखिरकार प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ग्रेविटी भी पार्टिकल्स को आपस में पकड़कर नहीं रख पाती और पार्टिकल्स गुलेल से निकले पत्थर की तरह बाहर की तरफ फेंके जाते हैं। और ऐसा ही एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन नासा ने प्रेडिक्ट किया था, वो 2022 में होने वाला है हमसे 1800 लाइट ईयर्स दूर स्वैन कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एक बाइनरी स्टार सिस्टम में। पर फिर पता चला कि नासा के साइंटिस्टों ने इस एक्सप्लोजन के प्रेडिक्शन के कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दिए थे, यानी जो घटना कई मिलियन सालों बाद होने वाली है उसको गलती से 2022 में बता दिया गया। लेकिन इतनी जल्दी उम्मीद की किरणें जगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक और एक स्टार है जो किसी टाइम बॉम्ब की तरह बस फटने की फिराक में है और वो बस हमसे 550 लाइट ईयर्स दूर है, ओरियन कॉन्स्टेलेशन में। बीटलजूस नाम का ये सितारा हमारे सन से तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स पुराना है और उससे 17 गुना ज्यादा भारी है, जिसकी वजह से ये इतनी दूर होने के बावजूद भी हमारे आसमान का 11th सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। पर इन भारी स्टार्स में पता है एक कमी होती है, वो जितने भारी होते हैं उतनी ही ज्यादा उनकी ग्रेविटी होती है और उतने ही जल्दी उनका फ्यूल भी खत्म हो जाता है। तो बीटलजूस की उम्र 8.5 बिलियन ईयर्स होने का मतलब वो ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और कभी भी फट सकता है। 2022 में भी ये होने के चांसेस काफी हाई है और क्योंकि ये स्टार सूरज से 17 गुना ज्यादा मैसिव है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि इसका अंत कैसे होगा। जी हाँ, एक ऐसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन जिससे न्यूट्रॉन स्टार बनता है। ये न्यूट्रॉन स्टार वैसे तो 20 से 30 किलोमीटर वाइड होगा, लेकिन इसका मास हमारे सूरज से भी 1.5 टाइम्स या कहूं 1.5 गुना ज्यादा होगा। यानी रेफरेंस के तौर पे इसका अगर आप 1 टेबलस्पून मैटर भी ले लेते हो, 1 टेबलस्पून आपको पता है कितना छोटा होता है, बट उसमें इतना सारा मास कंप्रेस्ड होगा कि उस 1 टेबलस्पून का जो मास होगा वो तकरीबन 1.5 बिलियन टन जितना भारी होगा। और आप समझ ही सकते हो कि ये जब इतना भारी हो तो उसकी ग्रेविटी कितनी स्ट्रांग होगी। ये आसपास के सारे मैटर और एनर्जी को अपनी तरफ खींचने लगेगा और उसे लाइट की स्पीड से बाहर फेंक देगा, जो अगर हमारे अर्थ तक पहुंचे तो यहाँ पर एक मास एक्सटिंक्शन ट्रिगर हो सकता है। हार्मफुल गामा रेडिएशंस हमारे ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करके पूरे प्लैनेट को रोस्ट कर देंगे और उसके पीछे पीछे जो रेडियो एक्टिव मैटर आएंगे वो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को रेडिएशन से भर देंगे। ये मंजर इतना भयानक होगा कि हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा और अगर कोई बच भी पाया तो वो कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तारे तोड़ने की बात नहीं करेगा। पर यार, ये साइंटिस्ट को आखिर पता कैसे चला कि एक्सप्लोजन 2022 में होने वाला है और क्या हमारे पास बचने का कोई उपाय है? तो गाइस, रिसेंटली 2019 में जब नासा और ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट्स बीटलजूस को अपने हाई एंड टेलीस्कोप्स की मदद से ऑब्जर्व कर रहे थे, तब उन्होंने इसकी लाइट में एक अनयूजुअल डिमिंग नोटिस किया, जो यूजुअली तभी दिखाई देती है जब किसी स्टार का एक पैर ऑलमोस्ट कबर में होता है। और इसे उन्होंने अनयूजुअल इसीलिए कहा क्योंकि कोई भी स्टार बस 1 साल के अंदर इतने ज्यादा डिम नहीं होते जितना बीटलजूस हो रहा था। और यही वजह थी कि आखिर पूरी इंटरनेशनल स्पेस कम्युनिटी साथ आई और इस पर रिसर्च करने लगी। फाइनली अप्रैल 2020 तक हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ये सामने आया कि असल में इस स्टार के पास अभी भी हजारों साल टिके इतनी सांसें बची हुई है और जो उसकी लाइट डिम हो गई थी ना दिसंबर 2019 में, वो सिर्फ इसीलिए हुई थी क्योंकि एक विशालकाय डस्ट क्लाउड ने उसे ढक दिया था। वेल, इंटरेस्टिंग। लेकिन ये विशाल डस्ट क्लाउड आया कहां से, इस पर अभी पूरी क्लैरिटी नहीं आई है। पर इससे एक बात तो क्लियर है कि बीटलजूस का जीविस खत्म होने में अभी बहुत टाइम है। और अगर मान लो नेक्स्ट ईयर वो खत्म होता भी है तो बीटलजूस हमसे 550 लाइट ईयर्स दूर है, यानी उससे निकलने वाले गामा रेडिएशंस को अर्थ तक पहुंचने में एटलीस्ट 5 सेंचुरीज तक का टाइम लग जाएगा। और तब तक तो उसके रेडिएशंस इतने कमजोर हो चुके होंगे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट तक नहीं कर पाएंगे। यानी हमारी जो अभी तक फटी पड़ी थी वो एक्चुअली में गलतफहमियां थी।
वेल हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला है एटलीस्ट 500 सालों तक। और ऐसी एक घटना आपको पता है एक्चुअली में 1604 में हो चुकी है, जब हमसे 20,000 लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक केपलर नाम का स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन में मरा। रिपोर्ट्स के अनुसार ये एक्सप्लोजन इतना जबरदस्त था कि दिन के वक्त भी देखा जा सकता था, वो भी लगातार 3 हफ्तों तक। कुछ लोग का तो ये भी मानना है कि 2 सितारे आ गए थे, ऐसा दिखाई देता था दोपहर के वक्त। खैर हमने आज ये तो देख लिया कि कैसे एक बाइनरी स्टार सिस्टम में हमेशा एक स्टार दूसरे को खा रहा होता है, मतलब लैला मजनू को खा रही होती है। पर क्या आपको ये पता है कि यूजुअली जो स्टार शिकार कर रहा होता है वो साइज में छोटा होता है और जो शिकार बन रहा होता है वो बड़ा। अब फ्रेंड्स ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है, पर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे वजह क्या है? वेल आपका जो भी अंदाजा है या आपका जो भी नॉलेज है उसके बेसिस पर आप ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करो और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और अगर आज के वीडियो के कॉन्सेप्ट्स आपको इंटरेस्ट करते हैं तो इनके भी कोर्सेज आपको अपग्रेड पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मुझे पता है हमारे सब्सक्राइबर्स काफी इंटेलिजेंट है, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई साइंस को भी सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखते रह सको और अपने क्यूरियोसिटी को बढ़ाते रह सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।